मीडिया के द्वारा ये कहा जाता है कि साहब बिना उनके पत्ता नहीं हिलता है, ये है वो है। तो जियाउल हक की हत्या इसलिए थोड़ी हुई कि वो मुस्लिम थे। कश्मीर भारत का अभिन्न अविभाज्य अंग है। सांसदों, विधायकों और अफसरशाहों की औलाद आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। पढ़ने में बहुत अच्छे रहे भी नहीं, उतना ही पढ़ते थे कि सम्मानजनक अंकों के साथ पास हो जाएं। आप ये मानते हैं कि मतलब बाहुबल है? नमस्कार, मैं इस वक्त हूं कुंडा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बैठे हुए हैं राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह। पिछली बार राजा भैया, क्योंकि आप 1,03,000 वोटों से जीते थे चुनाव, निर्दलीय जीते थे, तो आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजनीति में जब 25 वर्ष पूर्ण हुए तो सभी समर्थकों, शुभचिंतकों से राय ली गई। अधिकांश लोगों की ये राय थी कि दल बनाया जाए। इस तरह से 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। और उसके बाद कोविड का प्रकोप हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। कई प्रत्याशी घोषित हुए हैं और भी कई प्रत्याशी घोषित होने हैं जो अपने अपने विधानसभा में मजबूत स्थिति में लड़ रहे हैं। जी। आपने कहा जनता ने पार्टी तो बनवा दी, और पार्टी बनने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि विकास करने के अलावा आप इस पार्टी के साथ और क्या, मतलब और क्या योगदान देना चाहते हैं, और कैसे अलग है दूसरी पार्टियों से? देखिए, पहले तो अलग इसलिए है कि आप जब नए दलों या छोटे दलों पर गौर करें तो उनके मुखिया वो एक किसी जात बिरादरी, एक किसी तहसील जिले को लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू करी। उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, कभी जनता ने उनको जिताया नहीं, और उनका कोई पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस, संसदीय अनुभव उनका शून्य है। खाता उनका तब खुला जब किसी बड़े दल से उनका गठबंधन हो गया। और ऐसे बहुत से छोटे दल हैं जो आज भी अपने बल पे एक भी सीट नहीं निकाल सकते। आप सहमत होंगे और आपके दर्शक भी सहमत होंगे। विकास एक बहुत अहम मुद्दा होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ जनप्रतिनिधि की जन सुलभता, ये मैं इतने दिन के अनुभव में हमको लगा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप देखें तो देखिए, कन्नौज में सपा ने विकास किया, इटावा में विकास किया, लेकिन चुनाव हार गए। जनता वहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं पसंद करे, है ना, ये मानते हैं आप। नेताजी का गृह जनपद है, और हम विधानसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं। अगर आप वैसे विकास देखें तो सब सड़कें बनी हैं, बिजली आ रही है, पर ये सारी चीज़ें, लेकिन जनता को सेटिस्फाई, संतुष्ट या जनता की सेवा नहीं कर पाए। और वो कभी भी आप देखिएगा, दिन हो या रात, हमेशा 5 वर्ष हम चुनाव लड़ते हैं, कोई ये नहीं कि अभी चुनाव हो। और हर वर्ग, जाति, समाज के लोग यहाँ पे अधिकार पूर्वक आते हैं, और जितना हो सकता है उनकी समस्या का हम समाधान करते हैं। अच्छा, तो जन सुलभता, जो आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में एक खास बात यह है कि जन सुलभ लोग रहेंगे, जन सुलभ आपके विधायक रहेंगे, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि सर, जैसे आपने कई वीडियोस में देखा मैंने, या फिर आर्टिकल्स में पढ़ा कि आपको इस जो बाहुबली वाली छवि है उससे आपको ऐतराज है। आप कहते हैं कि ये नाम, इस नाम से आपको न बुलाया जाए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि एक शब्द पत्रकार पकड़ लेते हैं, और अक्सर वो शब्द पकड़ते हैं कोई रिलीज हुई फिल्म से। जैसे कोई एक फिल्म आई थी दबंग जी, तो 4-6 साल हमारे लिए नहीं, कई लोगों के लिए जो है पत्रकार जो है दबंग दबंग दबंग। फिर बाहुबली एक फिल्म आई, तो वहाँ से ये बाहुओं में बल हो, लेकिन वो बल कमज़ोर और शोषित पीड़ित की सेवा, उनकी सहायता के लिए हो, उस बल का दुरुपयोग न हो, ये होना चाहिए, और यही होता है। आप ये मानते हैं कि मतलब बाहुबल है? नहीं, बाहुओं में बल नहीं है। अगर आप बलहीन नेता लेकर के कोई क्या करेगा? निर्भर इस पे ये है कि आप उस बल का प्रयोग कहाँ करते हैं।
भाई स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, है ना, तो पानी ही अच्छा होता है। अच्छा, ये बताइए सर कि कॉलेज में जैसे मतलब आपने कॉलेज अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने ये किया, लॉ की पढ़ाई की है, तो उस टाइम पे कैसी आपकी मतलब कैसे लोग, कैसे यार दोस्त थे या फिर कैसी छवि? नहीं, वो बहुत अच्छी मित्र मंडली, और वो मित्र मंडली अभी भी है। छात्र राजनीति में व्यक्तिगत हमने कोई रुचि नहीं ली, और पढ़ने में बहुत अच्छे रहे भी नहीं। उतना ही पढ़ते थे कि सम्मानजनक अंकों के साथ पास हो जाएं, और शुरू से ये तय था कि घर में रहना है, खेती करना है, गांव में रहना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारा शुरू से क्लियर था। तो 1993 में आपके करीबियों ने या जनता ने चाहा कि आप जो है चुनाव लड़ें। जी, उन्हीं आप लगातार, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आशीर्वाद से। जी, तो आप लगातार इतने सालों से जीते आ रहे हैं, 1993 से लेकर के अब तक। तो ये पूरी जो जर्नी रही है सर, ये बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। आपके ऊपर कोटा के तहत कार्रवाई हुई, आपको 2.5 साल लगभग जेल में भी रहना पड़ा। जी, मतलब इस पूरी जर्नी पर अगर एक आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं मैं, क्या कहें, कैसी रही ये जर्नी उतार चढ़ाव वाली? देखिए, आपके जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपके अंदर कोई अपराध बोध न हो, या आपने गलत नहीं किया है तो मन में दुर्बलता नहीं आती है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराध करके कोई जेल जाए तो उसका, लेकिन संघर्ष में राजनीतिक कारणों से या सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अगर कोई जेल गया है तो निश्चित रूप से वो ऊपर उठा है, ऊंचा उठा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी काल में जिन लोगों को जेल में डाला गया, तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हमारे वरिष्ठ नेताओं की दूसरी पीढ़ी जो आई, वो सब इमरजेंसी की देन। आदरणीय अटल जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब तो जो आपके कहने का आदरणीय नेता जी। समझ पा रहा हूँ सर, वो ये है कि जो भी मामले आप पर लगाए गए, नहीं, देखिए, सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद जनहित में किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि बात का बतंगड़ बना करके और बिना वजह का हल्ला गुल्ला करें, ये भी नहीं, कभी नहीं किया ये। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उनको मुखरता से उठाया जाना चाहिए। जनहित में अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। जी, अच्छा, जो सर एक प्रतापगढ़ की खास करके एक जो छवि है कि यहाँ पर अपराध बहुत ज्यादा है, जैसे ये भी पिछले दिनों मीडिया में खबरें चली कि यहाँ पिछले 30 साल में लगभग 70 के आसपास IPS का ट्रांसफर हो चुका है, SP का ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से। और पिछले अगर योगी सरकार की बात करें तो वहां भी लगभग दर्जन भर SP जो है इनका तबादला। पहली बात तो हमको ये आंकड़ा ऐसा हमने देखा नहीं है, ये 68 लेकिन है टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, हो सकता है। आपने देखिए, आपने SP या DM के ट्रांसफर की बात करी, वो मेरा सवाल हाँ, वो उसी पे हम आ रहे हैं। देखिए, प्रतापगढ़ हमारा जनपद है, हमारी कर्मभूमि है और बहुत प्रिय है हमको, तो इसके विषय में कृपया दुष्प्रचार न करें। मारपीट के झगड़े, व्यक्तिगत रंजिश, डांड मेड़ के संबंधी अगर कोई मारपीट हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रतापगढ़ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ये आप भी मानेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। खेत खरियानों के झगड़े, पट्टीदारी के झगड़े, ये रोके नहीं जा सकते हैं। इनको थोड़ा शांत किया जा सकता है, समझा बुझा करके अपनी कार्यशैली से, और वही करने का हम प्रयास करते रहते हैं कि मामले पुलिस में न जाएं, अदालत में न जाएं। अगर आपसी समझौते के तहत शांति बनी रहे तो धन और समय दोनों की बचत होती है। 20 साल मुकदमे चलते हैं। ऐसा भी प्रकरण है कि एक एक बीता, एक एक फीट जमीन के लिए भाई भाई ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया है, एक भाई ने दूसरे भाई का। तो ये परिस्थितियां तभी जब गांव के जिम्मेदार लोग बैठ करके समझा करके उनको करते हैं। तो हमारे ज़िले में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। एक विषय और हम आपसे कहना चाहेंगे, किसानों की समस्या पे। जब देश की राजनीति में किसानों की बात आती है तो प्रमुखता से पश्चिमी
उत्तर प्रदेश, यह ऐसा लगता है जैसे किसान वहीं हैं और कहीं नहीं हैं, और विशेषकर गन्ना किसान। ठीक है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, समाधान होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लघु सीमांत कृषक हैं। मुख्य फसल हम लोगों के यहाँ धान और गेहूं की होती है। इन किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है। सदन के अंदर और सदन के बाहर इनकी समस्याएं भी बड़ी छोटी छोटी हैं और न्यायोचित मांगे हैं इनकी। आपको उदाहरण के लिए बता दें कि बुआई के समय यूरिया और डीएपी की उपलब्धता कभी नहीं होती है तो नुकसान उठा जाता है किसान, या बिजली नहीं आई तो सिंचाई की व्यवस्था प्रभावित होती है। एक और आपको कहें कि प्रति बीघा औसत यहाँ पे 15 कुंतल के लगभग धान होता है। क्रय केंद्र में पिछली सरकार में 6 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं होती थी और इस मौजूदा सरकार में 10 कुंतल से ज़्यादा खरीद नहीं होती है। तो हमारे दल की भी है, ये एजेंडा भी है, हमारी मांग भी है, और इस ओर हम प्रयासरत रहें कि किसान की पूरी फसल खरीदी जाए। आप ये नहीं कह सकते ना कि तुमने 10 कुंतल से ज़्यादा पैदा कर दिया, ऐसा है कि 10 तो हम खरीद ले रहे हैं, बाकी 8 तुम औने दाम पे बेच दो, या बाकी 5 तुम जो है अपने जो है जिस भी भाव बेच पाओ बेच लो। तो किसान की फसल एमएसपी, जैसे एक हल्ला मचाया गया कि साहब एमएसपी खत्म, एमएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए। 1967 में एमएसपी आई, और जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक एमएसपी रहेगी। ये एक भ्रम फैलाया गया जो कि गलत है। लेकिन किसानों की असली समस्याएं जो हमने, जैसे कृषि यंत्र हैं, इनका मूल्य, इनके टैक्सेस पिछले दिनों में कई गुना बढ़े हैं। दूसरी समस्या छुट्टा जानवरों की है। अब छुट्टा जानवर एक ऐसा विषय है कि इसका निदान किसी के पास नहीं है। लोग तो आप क्या कहेंगे कि गायों को मारना शुरू कर दो, गौभक्षण शुरू कर दो, ये तो होगा नहीं। इसलिए जनसत्ता दल ने, हमारी पार्टी ने अपना जनसेवा संकल्प पत्र है कि ब्याज मुक्त ऋण किसानों को दें ताकि वो अपने बैरिकेडिंग अपने खेतों की करा सके 5 साल के लिए। ये इसका एक निदान है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। जी बिल्कुल। जो हम तबादले वाली बात कर रहे थे, ये सवाल इसलिए भी मैंने आपसे पूछा क्योंकि यहाँ आईजी रहे हैं प्रतापगढ़ रेंज के एक आर के चतुर्वेदी। उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जिस तरह के अगर मान लीजिए जैसे नकली शराब बनाने का धंधा है, पिछले दिनों 10 करोड़ की शराब प्रतापगढ़ में अपने पकड़ी गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी इस तरह के जो अपराधी हैं उनकी नेताओं के साथ में साठगांठ होती है। उन्होंने 3 नेताओं का नाम लिया जिनमें एक आपका भी था। तो उनका ये कहना था कि यहाँ से मतलब फोन, इस पर दबाव बहुत ज्यादा रहता है अधिकारियों का, इस वजह से तबादले होते हैं। और सवाल इसलिए भी क्योंकि आपने एक बयान दिया था कि अगर जियाउल हक वाले मामले में अगर उनसे कोई दिक्कत होती तो हम उनका तबादला करवा देते। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको अभी भी स्टैंड करते हैं उस चीज पे। जी, तो आप ही मानते हैं कि क्योंकि तबादले वाली हम बात कर रहे हैं। आप पहले 2 बातें कहीं, दोनों पे आ जाइए। जैसे एक मीडिया के द्वारा ये कहा जाता है कि साहब बिना उनके पत्ता नहीं हिलता है, ये है वो है, इस तरह की बातें कहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा ये रहती कि विवाद न बढ़े, समाधान हो। और ऐसी बहुत सी समस्या गरीब जनता की होती है, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कहीं झूठी एफआईआर हो गई, तहसीलदार द्वारा, एसडीएम द्वारा उनके जायज़ काम नहीं हो रहे हैं। इस तरह की सब कुछ विकास नहीं है। विकास बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ नहीं है। दूसरी बात कि किसी गांव में मान लीजिए कोई हत्या हो जाती है, जैसे आपने अभी जियाउल हक का कहा, जियाउल हक का प्रकरण, उनका प्रकरण में सिर्फ मैं तबादले बिल्कुल नहीं, उसके आगे का भी हम बता दे रहे हैं। वो प्रकरण उठा कैसे? उनकी हत्या दुखद रही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी हत्या के पहले नन्हे यादव प्रधान की हत्या हुई। वो प्रशासनिक गलती थी। जब मृत घोषित किया गया तो वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाना चाहिए था। वो बॉडी पुलिस ने वापस गांव भेज दी, फिर पुलिस आई और गांव वालों ने आक्रोशित होकर के पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। ये कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, ये मॉब फ्रेंजी की घटना थी। और इसको जो इसके लिए दोषी हैं वो सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड हैं और जेल में है।
तबादले वाली बात यह आई, बिल्कुल आप ये मान लीजिए, और हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति सरकार में है, मंत्री है, अगर उसकी किसी सीओ से, किसी डीवाईएसपी से या किसी भी अधिकारी से खूनी रंजिश हो जाए, इस डिग्री तक रंजिश, विरोध एक अलग बात होती है कि हम पाए तुमको मार दें, तुम पाओ हमको मार दें, इस डिग्री की क्या कोई संभव है? नहीं संभव है। और अगर इस डिग्री की रंजिश हो ही जाती तो कोई भी मंत्री एक सीओ का ट्रांसफर करा देता। सही बात है, ये हमने जेन्युइन बात कही। इसको लोग ट्विस्ट करके, घुमा करके ये सब, अरे भाई प्रैक्टिकली आप देखिए ना, कौन सा मतलब ऐसे कौन से मंत्री होंगे जिनकी इतनी बड़ी रंजिश अगर हो जाए डीवाईएसपी से, और किस बात की रंजिश? कोई हमारी रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं था। उनको तो आए ही थोड़े बहुत दिन हुए थे, कैसे अधिकारी हैं हमको ये भी नहीं पता था। एक दुर्घटना में, मॉब फ्रेंजी में, और हम ये भी कहेंगे कि जिन लोगों ने मारा उन्होंने पुलिस पार्टी पे हमला किया, हमको नहीं लगता कि उनको पता ये भी होगा कि ये व्यक्ति सीओ है या सिपाही है। सादे कपड़े में से जैकेट पहने, तो वो कोई इंटेंशनली नहीं टारगेट करके कुछ लोगों ने इसको मजहबी रंग देना शुरू किया, उसका कोई मतलब नहीं था। तो जियाउल हक की हत्या इसलिए थोड़ी हुई कि वो मुस्लिम थे, कि पिक एंड चूज किया गया कि साहब ये नहीं, वो मॉब फ्रेंजी की घटना थी, सारे तथ्य आ चुके हैं। और उस समय सदन चल रहा था, हमारे ऊपर राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए, हमने स्वयं सीबीआई जांच की मांग करी हमने, और वो सदन के रिकॉर्ड पे है, हमने प्रेस से भी कहा और सदन में भी कहा। हमारी मांग को स्वीकृत करते हुए अखिलेश जी ने उसके सीबीआई की रिकमेंडेशन करी। केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 2013 की घटना है, और ये हमने इसलिए किया क्योंकि अगर प्रदेश सरकार जांच करती तो प्रदेश सरकार में हम मंत्री थे, स्वाभाविक रूप से आप लोग ये कहते, या पत्र मीडिया ये कहती कि साहब आपने इन्फ्लुएंस कर लिया। इसलिए सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है, कोई संस्था नहीं है जांच की। हमने सबसे पहले अनुरोध करके इसको सीबीआई में ट्रांसफर कर, और आपको क्लीन चिट, जो सच्चाई थी वो सामने आई। तो जो जिन आईजी का मैंने जिक्र किया सर, तो उन्होंने जो ये बातें कही हैं, तो क्या आप मतलब आपका रहता है तबादलों में आपका मतलब हस्तक्षेप रहता है एक तरह से? नहीं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। इस बात से आप अपने और कभी ऐसी बात होगी तो उनसे हम वार्ता भी कर लेंगे, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। हाँ, अधिकारी अगर जनहित के खिलाफ कोई निर्णय लेते हैं तो उस तंत्र के खिलाफ लड़ने में हम गुरेज नहीं करते हैं। दूसरा, आपने एमएसपी की बात की सर जी, तो जहां तक मुझे याद है, जो मैंने बिल पढ़ा था, उसका जो पहला कानून था वो था फार्मर्स ट्रेड प्रोड्यूस। देखिए अब तो वो अब अध्याय समाप्त हो गया, अध्याय समाप्त हो गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो एक ये चर्चा हुई, चूंकि किसान है, हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि अपने अवध के और पूर्वांचल के जो किसान हैं, इनकी कोई आवाज नहीं है। ये हमने कहा, जब भी किसानों की बात, तो आपको 4-6 लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना लिए हुक्का पीते हुए और उस परिवेश में आपको नजर आते हैं। तो यहाँ के किसानों की कोई आवाज नहीं है, इनकी समस्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। ये हमारे कहने का मतलब। क्योंकि अब आपने पार्टी बना ली है सर, तो ये आपकी पार्टी का टेक मैं जानना चाहूंगा, रिजर्वेशन पर क्या है सर? नहीं, रिजर्वेशन पे हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सांसदों, विधायकों और अफसरशाहों की औलाद को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए जी। आप पूछिएगा क्यों, हम समझा दे रहे हैं। आरक्षण की मूल अवधारणा यह है कि समाज की अंतिम सीढ़ी पे, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की जिंदगी बदले। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार यदि कोई आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सांसद हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो वो इस लायक हो गया है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा ले, और अधिकांश लोग तो विदेश तक भेज देते हैं। आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल। वो किसी तरह से वंचित नहीं है। तो आरक्षण का लाभ वंचितों को मिले, जिनके लिए आरक्षण बना है, ये हमारा कहना है। इस पर एक तर्क देते हैं सर जी बिल्कुल, कि जैसे मान लीजिए कोई पिछड़े तबके से आया, बिल्कुल, उसने पढ़ाई लिखाई की, आरक्षण से उसको मदद मिली और वो सक्षम हो गया सर, ठीक है। अब उनका ये कहना, सक्षम का मतलब न सिर्फ शिक्षित हो गया, बल्कि उसने एक
आप मान लीजिए कंपटीशन क्रैक करके वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, कुछ हो गया, तब वो सक्षम हो गया अपना और अपने परिवार का पेट पालने में और अपनी संतानों को उच्च शिक्षा दिलाने में। ये तो आप मानते हैं? ठीक है। अब अगली बारी है, अगले की बारी है। जैसे आवास दिया जाता है ना, निर्बल आवास है, ये सब आवास, तो जिस परिवार को एक आवास मिल जाता है उसके बाद दूसरे नंबर आता है सूची में। ये थोड़ी कि एक ही आदमी को कहें घर में कितने सदस्य कहें 10 सदस्य साहब इन्हीं को पूरा आवास दे दो तो पूरे घर गांव का भला हो जाए, ये तो है नहीं। जिसको घर की ज़रूरत है उसको घर मिलना चाहिए। तो ये हमारा कहना है। और जो गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े हैं, उनमें कोई प्रतिभा की कमी तो है नहीं, लेकिन अवसर नहीं मिल पाता है। तो वही उसी पर मैं आ रहा था सर कि जो लोग तर्क ये देते हैं कि मान लीजिए कोई पिछड़ा है, अगर वो उस ब्रैकेट में आ गया, उस जो मतलब कि जो एक तरह से सक्षम हो गया, कायदे से सक्षम हो गया, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, घर परिवार सब कुछ कर सकता है, तो लेकिन उनका ये कहना है कि एक तरह से जो सवर्ण हैं वो हमेशा से एक आरक्षण नहीं, लेकिन एक काइंड ऑफ बहुत सारा। आप फिर नहीं समझ पा रहे हैं, हम पुनः समझा दे रहे हैं। जिस वर्ग का जितना प्रतिशत आरक्षण है वो तो उनको मिल ही रहा है। जी, मिल रहा है ना? जी जी। अच्छा, मिलना किसको चाहिए? जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ये हम कह रहे हैं। जी जी क्लियर? तो लेकिन जो पहले से एक तरह से आरक्षण जो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड आरक्षण रहा है, कौन खत्म करने की बात कर रहा है? तो मतलब उनका तर्क, लोगों का तर्क ये होता है। आपने हमारा नजरिया जानना चाहा, हमने अपना नजरिया आपको बता दिया। जी। और क्या इस पे क्या कह रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। आपने हमारा इस पे क्या टेक है कि आज आप किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, कहीं आपको देख के लगता है कोई भला हुआ इनका आरक्षण से? आपको लगेगा कि नहीं, ये असली हकदार हैं, इनका जीवन सुधारना चाहिए, इनका जीवन बदलना चाहिए। लेकिन वही तो सर, मतलब जो सवर्ण जिनके पास बहुत ज्यादा सर जमीनें हैं या फिर बहुत ज्यादा धन दौलत रही है, हम उनसे भी तो उम्मीद ये कर सकते हैं नैतिकता की वो भी अपना वो चीज छोड़ें या डिस्ट्रीब्यूट करें उस वेल्थ को लोगों में। नहीं, निजी वेल्थ आपको दान देना या ना देना ये आपका अपना क्राइटेरिया है। अब आपकी जो भी कमाई है, आप उसमें से कितना किस विषय पे खर्च करते हैं, ये आपका एक निजी प्रेरोगेटिव है, ये आपका निजी विशेषाधिकार है। आपका अपना जमीर, आपका अपनी भावनाएं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर 5% पॉपुलेशन अगर 32% के आसपास जमीन ओन करती है, नहीं, यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश में नहीं, जमीन पे सीलिंग लगी हुई है और आज से नहीं, बहुत पहले से लगी हुई है। एक निश्चित सीमा के बाद उससे अधिक जमीन कोई नहीं रख सकता है। तो वो तो लॉज पहले से। लेकिन इनइक्वालिटी तो है ना सर कि अगर 5% लोग 32% लैंड को अगर नहीं, देखिए, आपने एक सीलिंग है, आपने एक अपर लिमिट तय कर दी, ठीक, उससे अधिक कोई हो तो बताइए। कोई नहीं, उससे अधिक कोई। यहाँ बात जो आपने शुरू करी, आपने प्रश्न किया कि आरक्षण पर आपका क्या विचार है। हमने बड़े स्पष्ट तरीके से बार बार आपको समझा करके कहा। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल। कश्मीर भारत का अभिन्न अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा, ये हमेशा से हमारा और जितना हमारे शेष भारतवासियों को सुविधा मिलती है उससे अधिक सुविधा के हकदार कश्मीर वासी नहीं है। जी, सिंपल। तो जो फैसला लिया गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, वो आपको क्या लगता है? हमने कहा ना, एकदम सही निर्णय है। 370 समाप्त होना चाहिए था, हुआ। क्यों उनको विशेष अधिकार दिया जाए? बाकी उनकी टैक्सेस में छूट, उनको कितनी रियायतें उनको क्यों दिया जाए? जैसे हम भारतवासी हैं उतने ही वो भी भारतवासी हैं। चलिए, ठीक है सर। लेकिन जब भी कोई सरकार निर्णय लेती है सर, तो उसका ये सोचते हैं कि उसका मतलब उसका आउटकम क्या रहा सर? नहीं, उसके अपने रिपरकशंस होते हैं, अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो एक अलग विषय है। आपने हमारा दृष्टिकोण पूछा, हमने अपना दृष्टिकोण बता दिया। हर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसके अपने रिपरकशंस होते हैं। जी, ठीक है। पिछले दिनों सर अखिलेश यादव जी आए थे प्रतापगढ़ में, उनसे किसी ने पूछा कि राजा भैया, बहुत पुराना, उस पर कई बार बोल चुके हैं बस। नहीं, फिर भी मैं आपका ये जानना चाहूँ, उन्होंने कहा कौन राजा भैया? देखिए, उस पर लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है, ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, उनकी ये भाषा शैली लोगों को अच्छी नहीं लगी।
और ये अवध की धरती है, हम लोग बहुत शिष्टाचार और बोली में मिठास जो है ये हमारे यहाँ की विशेषता है। तो और सीधी बात का सीधा जवाब होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार ने पूछ भी लिया कि आपका उनके दल से गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक लाइन का जवाब था कि नहीं हो रहा है, बात साफ। ठीक है। तो सर पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में कई सारे बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के, जॉब को लेकर के, उनके एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आपके महंगाई, बेरोजगारी हमेशा से बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं जी। जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे राजनीतिक दल इनको उठाते हैं। लेकिन हाँ, आज नौजवानों का भविष्य संकट में है, बिल्कुल है, हम ये मानते हैं। और सिर्फ आज से नहीं है, बेरोजगारी हमेशा से एक मुद्दा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी से जो है लेकिन पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी, 34 लाख बिल्कुल बढ़ी है। और सरकारी जॉब्स तो ठीक ही हैं, बहुत अच्छा माना जाता है सरकारी नौकरियों को, लेकिन स्वरोजगार, स्वावलंबन की तरफ भी हमको बढ़ना होगा। ये बात भी हम सभी लोगों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कैसे बढ़ेंगे सर? नहीं मतलब अपना व्यापार कुछ तो करें, कुछ करें। आप एक बात जान लीजिए कि सबको नौकरी सरकार नहीं दे सकती है जी। सरकार चाहे जिसकी हो सकता है बात सुनने में कठोर लगे, कड़वी लगे, लेकिन सरकार चाहे जिसकी आ जाए, बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगारी रहेगी। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।